हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योर हिंदी नोट्स पर। आज हम इस वीडियो में एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस में जो इकाई 5 है हिंदी कविता, उसमें से सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता है प्रथम रश्मि, वो पढ़ेंगे। प्रथम रश्मि कविता जो है ये 1919 में लिखी गई थी और इस कविता का संकलन पंत जी द्वारा लिखित है काव्य संग्रह वीणा, उसमें किया गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1927 ईस्वी है। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ प्रकृति में होने वाले जो स्वाभाविक बदलाव हैं उनका बड़ा ही सुंदर और मनोहारी चित्र इस कविता में प्रस्तुत किया है। प्रथम रश्मि के आने से पहले कवि जब पूरे विश्व को देखता है तो पूरा विश्व जो है वो स्तब्ध दिखाई देता है और जब ऐसा लगता है जड़ और चेतन सब एकाकार हैं, सब कुछ एक जैसा ही स्तब्ध दिखाई देता है। जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण आती है तो सब और चेतना का प्रसार हो जाता है। कवि जो है वो इस परिवर्तन को बड़ी ही कौतूहल से देखता है और कवि को आश्चर्य होता है कि चिड़ियों को सूर्य के आने का पता कैसे चल जाता है, और छोटी चिड़िया को ही संबोधित करके कवि ने ये पूरी कविता लिखी है। कवि जो है वो जिज्ञासु बनकर चिड़िया से नाना प्रकार के प्रश्न करता है। आगे विस्तार से हम इस कविता को पढ़ेंगे। आगे कविता है, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना। इन प्रस्तुत पंक्तियों में बालिका चिड़िया को संबोधित करते हुए पंत कह रहे हैं कि हे रंगों वाली चिड़िया, तुम्हें कैसे पता चलता है कि सुबह होने वाली है और सुबह की पहली किरण के आने से पहले ही तुम उसके आने का संकेत कर देती हो। तुम कैसे पहचान जाती हो कि प्रथम रश्मि आने वाली है। पंत की इस प्रकार की जिज्ञासा जो है उसे बाल सुलभ जिज्ञासा कहा गया है और इस कविता में वे कई बार इस तरह की जिज्ञासा प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। पंत आगे पूछते हैं कि हे बाल विहंगिनी, बाल विहंगिनी जो है वो बालिका चिड़िया को ही कहा गया है कि हे बाल विहंगिनी, तुमने इतना सुंदर गायन कहाँ कहाँ से प्राप्त किया है। सोई थी तुम स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। आगे कवि कहते हैं कि भोर से पहले तुम अपने घोंसले में सोई हुई थी और सुंदर सपने देख रही थी। सोते समय तुमने अपने शरीर को पंखों से ढका हुआ था और इस तरह तुम सुखपूर्वक सोती हुई सपनों में डूबी हुई थी और तुम्हारे घोंसले के आसपास जुगनू घूम रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे पहरेदार हों और तुम्हारे दरवाजे की रक्षा कर रहे हों। और जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने तक वो जुगनू जो थे वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो थक गए हों और ऊँघते हुए वो घूम घूम कर पहरेदारी कर रहे हों। शशि किरणों से उतर कर भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। पंत भोर के पहले के कई दृश्य जो हैं वो इस कविता में उपस्थित करते हैं और ये दृश्य जो है वो चांद की किरणों के सहारे बादल जब धरती पर उतर रहे हैं तब उस दृश्य का वर्णन है। और बादल जो है वो कामरूप होते हैं। कामरूप मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार का रूप धारण कर ले। तो यहाँ पर पंत ने बादल जो हैं उन्हें कामरूप कहा है, जो आकाश में चलते फिरते दिखाई देते हैं और चांदनी की डोर पकड़कर और ओस की बूंदें बनकर वो धरती पर उतर आए हैं और उन बादलों ने नवल कलियों के कोमल मुख को इतने प्रेम से चूमा है कि कलियों ने खिलते हुए मुस्काने की कला सीख ली है।
स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना। आगे पंत कहते हैं कि आकाश के तारे रात में दीपकों की तरह चमक रहे थे। भोर होने से पहले ऐसा लग रहा था मानो उन दीपकों में तेल समाप्त हो गया हो और वे बुझते बुझते से जल रहे हों। और धरती जो थी, धरती पर लगभग जो हवा है वो रुक गई थी और पेड़ के पत्ते बिल्कुल ही स्थिर हो गए थे और ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे सांस भी ना ले रहे हों। और धरती के सभी प्राणी जो हैं वो भी सोए हुए थे और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था और केवल सपनों का आवागमन ही मालूम पड़ रहा था। किसी को आभास नहीं था कि अब रात समाप्त हो गई है और प्रथम रश्मि जो है वो यहाँ पहुँचने के लिए चल पड़ी है। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गातु स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। यहाँ पर फिर चिड़िया को संबोधित करते हुए पंत कहते हैं कि ऐसे वातावरण में जब सब कुछ स्तब्ध था, तुम अचानक ही कूक पड़ी और तुम तो पेड़ों पर रहती हो। तरुवासिनी शब्द आया है, मतलब पेड़ों पर रहने वाली, और तुम जो हो पेड़ों पर रहती हो, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि प्रथम रश्मि जो है वो आने वाली है। इन पंक्तियों में पंत ने तरुवासिनी के रूप में कोयल को याद किया है क्योंकि यहाँ पर कूक शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे पंत कहते हैं कि हे तरुवासिनी, तुम स्वागत के मीठे मीठे गीत गाने लगती हो, तुम तो अंतर्यामिनी मालूम पड़ती हो। लगता है जैसे तुम्हें बहुत सारी छिपी हुई बातों की जानकारी रहती है। यहाँ पर अंतर्यामिनी भी कहा गया है कोयल को। और पंत इस अंश में दो तरह की बातें कर रहे हैं। पहली जो है वो चिड़िया जो है उसे अंतर्यामिनी कह रहे हैं और दूसरी में वो उससे पूछ रहे हैं कि प्रथम रश्मि के आने के बारे में तुम्हें किसने बतलाया है। तो इन पंक्तियों के साथ यहाँ पर इस कविता का पहला हिस्सा जो है वो पूरा होता है। आगे कविता है, निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निशिचर, चला कुहुक टोना माना। रात्रि के अंतिम प्रहर के कुछ और दृश्य यहाँ पर पंत जी ने अंकित किए हैं और आगे वो कहते हैं कि सृष्टि गहरे अंधेरे में डूबी हुई है और उस रहस्यमय अंधेरे के भीतर से मानो भूत प्रेत जैसी शक्तियाँ बाहर निकल आई हों। पंत यहाँ पर लोक मान्यताओं का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, लोक मान्यता है कि रात के समय जो पैशाचिक शक्तियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और रात में छाया के रूप में या छायाहीन शरीर के रूप में निकलकर ये जो दुष्ट निशाचर होते हैं, ये जो पैशाचिक शक्तियां होती हैं, ये जादू टोना और मायावी कर्म करते हैं। उन्हीं सभी बातों का वर्णन यहाँ पर पंत ने किया है। छिपा रही थी मुख शशि बाला, निशि के श्रम से हो श्रीहीन, कमल करोड़ में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। आगे पंत कहते हैं कि चांद ढल रहा था और ऐसा लग रहा था मानो चांद जो है वो एक स्त्री हो और उसके चेहरे पर अपने प्रिय से मिलन और रति कर्म के निशान मौजूद हों। इस बात को पंत ने अपनी शैली में लिखा है कि रात के रति श्रम से थक कर जो शशि बाला है उसका चेहरा कांतिहीन हो चुका है और वो अपने इस कांतिहीन चेहरे को छिपाते हुए चली जा रही है और ऐसा लग रहा था मानो शशि बाला जो है वो डर रही है कि उसके चेहरे पर मौजूद जो प्रिया मिलन के चिन्ह हैं उन्हें कोई देख ना ले और इसके कारण उसका उपहास किया जा सकता है। ये सभी बातें तो आकाश में हो रही थी और धरती पर जो जलाशय हैं उन जलाशयों में जो कमल उपस्थित थे वो भी संकुचित हो चुके थे और कमल की जो बंद पंखुड़ियां हैं
उनके भीतर भौरे कैद हो चुके थे और उनमें कैद जो भौरे हैं वो सुबह होने पर ही कमल की पंखुड़ियां जब खुलेंगी तभी वो भौरे जो हैं उनमें से बाहर निकल पाएंगे। मूर्छित थी इंद्रियां, स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर्मे केवल सांसों का आना जाना। आगे पंत कहते हैं कि पूरी धरती जो है वो सोई हुई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सभी इंद्रियां जो हैं वो मूर्छित हो गई हों और संसार स्तब्ध लग रहा था। रात के अंधेरे और सन्नाटे में जड़ और चेतन जो है वो एक जैसे ही लग रहे थे, क्योंकि किसी में कोई भी गति और किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं थी और सूनेपन के कारण संपूर्ण विश्व जो था वो एक शून्य की तरह लग रहा था और ऐसा मालूम पड़ता था कि संसार के हृदय में केवल सांसों का ही आना जाना हो रहा हो। तूने ही पहले बहुदर्शिनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नभिचारिणी गूंथ दिया ताना बाना। और फिर वो चिड़िया को संबोधित करते हुए ही कहते हैं कि इन परिस्थितियों में हे बाल विहंगिनी, तुमने जागृति का गाना गाया, तुम बहुदर्शिनी हो और तुम ढेर सारी चीज़ों को देख लेने की क्षमता रखती हो और तुम्हारे गाने से ही श्री सुख और सौरभ का ताना बाना जो है वो पूरे माहौल में बन गया है। तो इन पंक्तियों के साथ जो है इस कविता का दूसरा हिस्सा यहाँ पर पूरा होता है और अंतिम चरण की जो पंक्तियाँ हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं। निराकार तम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धरकर नाम रूप नाना। पंत कहते हैं कि अंधेरा तो आकार विहीन होता है और जैसे ही सुबह होती है प्रकाश फैलने लगता है। ज्योति पुंज में मानो जो निराकार अंधेरा है वो साकार होकर दिखाई पड़ने लगता है। जैसे जैसे रोशनी फैलती है संसार की अनेकानेक चीज़ें अपने रूप और नाम के साथ प्रकट होने लगती हैं। और जब तक अंधेरा था तब तक ना तो कोई रूप दिख रहा था और ना ही उन्हें नाम से जानने की कोई गुंजाइश थी और सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था और केवल एक आकार ही दिखाई पड़ रहा था जिसे अंधेरा ही कहा जा सकता है। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सा दाना। प्रस्तुत पंक्तियों में पंत कहते हैं कि सुबह होते ही पौधों में गतिशीलता पैदा होती है और ऐसा लगता है मानो वे पुलक और सिहरन से भर गए हों, मानो सोई हुई हवा जो है वो चल पड़ी हो और फूलों की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें मोती के दानों की तरह ढुलक पड़ी हों और ऐसा लगता है कि मानो फूलों के होंठों पर हंसी झलक पड़ी हो। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन, सीखा जगने अपनाना। आगे पंत कहते हैं कि बंद पलकें जो हैं वो खुल गई और स्वर्ण छवि चारों तरफ फैल गई। सुगंधित वायु जो है वो प्रवाहित होने लगी और तरुण उम्र के भौरे जो हैं वो डोलते हुए घूमने लगे। स्पंदन कंपन और जीवन की नूतनता को संसार ने मानो अपनाना सीख लिया हो। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। तो इन अंतिम पंक्तियों में पुनः जो बाल विहंगिनी छोटी चिड़िया है उसे ही संबोधित करते हुए पंत कहते हैं कि तुम सभी रंगों से परिपूर्ण हो हे बाल विहंगिनी, तुमने प्रथम रश्मि का आना कैसे पहचान लिया और तुमने स्वर्ग की तरह के इस सुंदर गाने को कहाँ कहाँ से प्राप्त किया है। तो यहाँ पर प्रथम रश्मि कविता जो है वो समाप्त होती है। आगे किसी अन्य कविता के साथ मैं
अगली वीडियो बनाऊंगी। और आप लोगों को अगर ये कविता अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ के साथ कमेंट करके अपनी फीडबैक दीजिए।